हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन दैट इज़ फॉर 28 मई 2021। फर्स्ट जो न्यूज़ है ये है सेहत पोर्टल से रिलेटेड। सेहत पोर्टल जो है ये अभी डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह उन्होंने लॉन्च किया है। सेहत स्टैंड्स फॉर सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल। ये जैसे टेलीमेडिसिन होती है जिसमें डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को कॉल करके जो है पूरा ट्रीटमेंट करता है, ऐसी ही सर्विस जो है टेलीमेडिसिन सर्विसेज ये सेहत ओपीडी पोर्टल के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन है जैसे मैंने आपको बताया, टू इंश्योर हेल्थ सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्सेस की आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सनल है उनको बेटर जो है मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, जो हॉस्पिटल नहीं विजिट कर सकते हैं उनको जो है ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। द ऑनलाइन आउट पेशेंट फॉर्म सेहत ओपीडी पोर्टल विल इंश्योर वाइड स्प्रेड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज इन रिमोट एरियाज अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द लोड ऑन द हॉस्पिटल। इससे क्या होगा कि जो रिमोट एरियाज में भी आर्म्ड फोर्स के पर्सोनल रह रहे हैं उनको ऑनलाइन हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है मिलेंगी, और इससे हॉस्पिटल्स का जो बर्डन है, आपको पता है कि कोविड के कारण जो है हॉस्पिटल्स ऑलरेडी बर्डन है, तो इससे हॉस्पिटल्स का बर्डन भी कम होगा। नेक्स्ट है मेघदातु रेजरवायर। जो ये मेघदातु रेजरवायर है ये कर्नाटका और तमिलनाडु, या मैप में आप देख सकते हो कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर जाती है ये, वहाँ पे एक रेजरवायर जो है प्रपोज्ड रेजरवायर है मेघदातु। अब इसमें इशू क्या है, पहले न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ऑल फार्मर एसोसिएशन जो है जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ऑल फार्मर्स एसोसिएशन की, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट को। और इसके साथ ही ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसने भी एक सुओ मोटो जो है, सुओ मोटो का मतलब होता है कि जब एक बॉडी जो है वो अपने आप किसी हैपनिंग का जो है कॉग्निसेंस ले लेती है, मतलब वहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, वो खुद ही लिख लेती है कि हाँ ये चीज़ जो है गलत हो रही है और हमें इसमें एक्शन लेना ज़रूरी है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने न्यूज़पेपर जो है रिपोर्ट्स के हिसाब से जब देखा कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं मेघदातु के ऊपर जो है वो थोड़ी इलीगल है या जैसे भी हैं, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई। जो कमेटी जो है वो देखेगी जो ये कंस्ट्रक्शन है कावेरी रिवर के ऊपर मेघदातु कर्नाटक स्टेट में, ये क्या ठीक है या नहीं है। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक कमेटी बनाई है। देन मेघदातु जो रेजरवायर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट जो है अप्रूव किया था कर्नाटका ने 2017 में। प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड करोड़ जो है कॉस्ट है, इट इज़ अराउंड 9,000 करोड़। एंड अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस of the proposal, the Meghdatu Balancing Reservoir and Drinking Water Project involves construction of balancing reservoir across the Kaveri near Meghdatu in Karnataka। मतलब जो प्रपोजल के हिसाब से जो है एक बैलेंसिंग रेजरवायर जो है दोनों जो है स्टेट्स के हिसाब से जो है बनाया जाएगा। अब ये जो प्रपोजल है मेनली ये जो है कर्नाटक गवर्नमेंट बोल रही है कि ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ जो है उसको इम्प्रोवाइज करेगा, वाटर स्टोर किया जाएगा रेजरवायर के अंडर, और जो ड्रिंकिंग जो प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की, वो इससे सॉल्व हो जाएगी। देन और आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले जो है बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस आ गया था, कि बेंगलुरु में जो है पानी की अवेलेबिलिटी को लेकर बड़ी दिक्कत थी, और उस टाइम पे कुछ कंपनीज जो है उन्होंने भी टेम्परेरली अपने आप को शट डाउन कर लिया था पानी की प्रॉब्लम के कारण। तो कर्नाटका का ये कहना है कि ये जो रेजरवायर है ये बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। देन ये जो प्रपोजल है ये अप्रूव किया था पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने, बट इसका जो डिटेल्ड जो रिपोर्ट है उसका भी अप्रूवल पेंडिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। अब देख लेते हैं कि इसमें इशू क्या है, जो ये रेजरवायर कर्नाटका बनाना चाहता है इसमें इशू क्या है। अब तमिलनाडु जो है उसने स्ट्रांगली अपोज किया है इस प्रोजेक्ट को, और वो सुप्रीम कोर्ट चला गया तमिलनाडु ये बोलने के लिए, ये बोला है कि जो ये डैम है ये रेजरवायर है ये जो है अपर राइपेरियन जो स्टेट्स हैं कावेरी बेसिन की
उनकी जो है राइट्स के अगेंस्ट है। मतलब जो डेल्टा के आसपास जो है लोग रह रहे हैं उस रिवर की डेल्टा के आसपास जो फार्मर्स हैं उनके ये अगेंस्ट है, क्योंकि उनको जो है जब वाटर रेजरवायर में स्टोर होने लग जाएगा तो उनको जो है डायरेक्टली इरीगेशन फैसिलिटी के लिए वाटर नहीं मिलेगा। देन तमिलनाडु ने एक और रीज़न साइड किया कि कर्नाटका जो है उसके पास कोई राइट नहीं है एक रेजरवायर बनाने की, क्योंकि ये जो है एक इंटरस्टेट रिवर है और बिना जो है बिना कंसेंसस के साथ तमिलनाडु से कर्नाटका ऐसा रेजरवायर नहीं बना सकता। देन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या रही है, एक जो है यहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने देखा कि ये जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटी है कावेरी बेसिन की वो ऑलरेडी एडुकेट है। तो कर्नाटका का जो ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वाटर अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। और एक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि रेजरवायर जो है ये सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं बट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ इरीगेशन विच इज़ क्लियर वायलेशन ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट अवार्ड। जैसे कर्नाटका ने बोला कि जो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाना है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये सिर्फ जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं, इससे इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगी जो है कर्नाटक स्टेट की और जो तमिलनाडु के फार्मर्स के लिए जो है अगेंस्ट है। तो उन्होंने बोला कि ये क्लियर वायलेशन है कावेरी वाटर डिस्प्यूट अवार्ड। कावेरी जो डिस्प्यूट है ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा था, तो वहाँ पे जो है ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी कि ये जो है इस अवार्ड के जो उसने जजमेंट दी थी कावेरी वाटर डिस्प्यूट के टाइम वो उसके अगेंस्ट है। अब देख लेते हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल होती क्या है। एक एक्ट आया था 1956 में। उस एक्ट में क्या था कि जो स्टेट है वो अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है कोई भी ऐसा, तो वो सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं। सेंटर क्या करेगी, फिर एक ट्राइब्यूनल बनाएगी। जैसे मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, ट्राइब्यूनल क्या होती है कि जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाई जाती है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एनजीटी में अपना केस जो है फाइल कर सकते हो। ऐसी जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है इसमें आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस ट्राइब्यूनल में अप्रोच कर सकते हो अगर आपकी कोई भी जो है ऐसा कोई डिस्प्यूट आ जाता है स्टेट्स के लिए। देन अब ये जो अमेंडमेंट आई थी 2019 में, यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। इस एक्ट में क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिक्वेस्ट कर सकती है सेंटर गवर्नमेंट को कि वो एक एडजुडिकेशन अथॉरिटी बनाए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए। देन जब मान लो किसी स्टेट ने सेंटर गवर्नमेंट को अपील किया कि ये जो है हमारे बीच में डिस्प्यूट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाएगी। ये पहले नहीं था, पहले क्या था 1956 एक्ट के अंडर कि जो स्टेट है अगर वो सेंटर को बोलती है कि ऐसा हमारे बीच में डिस्प्यूट है तो सेंटर डायरेक्टली क्या बनाती थी, ट्राइब्यूनल बनाती थी उस पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग। बट अब क्या है कि सेंटर जो है पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाएगी। ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है इसका चेयरपर्सन होगा एक, और जो है एक्सपर्ट्स होंगे विद एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट सेक्टर्स की एक चेयरमैन होगा, और 15 साल के एक्सपीरियंस जिसको है वो एक्सपर्ट भी इसमें इंक्लूड होंगे, जो नॉमिनेट करेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन इसमें दोनों ही स्टेट्स का या जितनी भी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं उनका एक मेंबर होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा, और उसको कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी। देन ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है इसको जो ये डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व करना होगा विद इन 1 ईयर, और इसको जो है 6 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है अगर नहीं सेटल कर पा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये जो डिस्प्यूट है इसको रेफर कर देगी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को। और ये जो डिसीज़न है इसके रिलेटेड कि क्या ये जो केस है ये ट्राइब्यूनल को ट्रांसफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो है 3 मंथ्स के अंडर डिसाइड करना होगा जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है अपना डिसीज़न दे देगी या उससे जो है अपनी रिपोर्ट दे देगी। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। दो स्टेट्स के बीच में मान लो डिस्प्यूट है,
सेंटर को अप्रोच किया उन्होंने, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाएगी। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी होगी उसको विद इन 1 ईयर जो है अपनी जो है डिसीजन लेना होगा। और ये जो है टाइम पीरियड ये एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ्स के लिए। अगर फिर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, देन ये जो केस है ये जो इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्राइब्यूनल है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये जो ट्रांसफ़र है ये विद इन 3 मंथ्स, जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उसके 3 मंथ के अंडर अंडर जो है ये ट्रांसफ़र करना होगा। देन यहाँ देख लेते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्राइब्यूनल क्या है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेटअप करेगी। तो ये जो ट्राइब्यूनल है इसके मल्टीपल बेंचेस होंगे। ये नहीं है कि जैसे मान लो ये कावेरी रिवर से रिलेटेड है तो कावेरी जो एरिया है या जो ये माकेदेतु एरिया है यहीं पे हुआ, इसके अलग अलग बेंचेस होंगे कि अलग अलग रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के लिए अलग अलग बेंचेस जो हैं बनाए जाएंगे। देन कंपोजिशन क्या होगी ट्राइब्यूनल की, इसका चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा एंड 3 जुडिशियल मेंबर होंगे एंड 3 एक्सपर्ट मेंबर होंगे। तो याद रखना है चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 जुडिशियल मेंबर मतलब जजेस होंगे एंड 3 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। और इनको अपॉइंट करेगा कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगी कि आपने इन पर्सन को अपॉइंट करना है। देन उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी अपॉइंटमेंट करेगी। देन ईच ट्राइब्यूनल बेंच, अब ये तो हो गया टोटल जो है ट्राइब्यूनल जो बनेगी, बट जो इंडिपेंडेंट बेंच है उसमें चेयरपर्सन होगा, वाइस पर चेयरपर्सन होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा एंड एक एक्सपर्ट मेंबर होगा। देन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 2 एक्सपर्ट भी जो है अपॉइंट कर सकती है जो कि सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज से होंगे, जो एक्सेस करेंगे कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, कोई इससे दूसरी स्टेट को कोई नुकसान तो नहीं है। तो वो सारी असेसमेंट जो है वो सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक्सपर्ट करेंगे। और इनको भी कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब टाइम फ्रेम क्या रहेगा, ट्राइब्यूनल जो है उसको डिसीजन देना पड़ेगा अपना 3 साल के अंदर। जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में कितना था, 1 साल था, यहाँ पे कितना है 3 साल दिया गया है जो एक्सटेंड किया जा सकता है नेक्स्ट 2 ईयर्स। वहाँ पे कितना था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में 3 मंथ्स, यहाँ पे कितना है 2 ईयर्स। देन अगर फिर भी कोई डिसीजन नहीं आता मान लो, तो उसको भी फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा 1 साल के अंदर, 1 साल तक। देन अंडर द एक्ट इफ अ मैटर इज अगेन, मान लो कोई स्टेट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है फिर से जो है वो मैटर रेफर कर देती है ट्राइब्यूनल को कि वो फर्दर इसको कंसीडर करे। देन ट्राइब्यूनल जो है उसको एक रिपोर्ट जो है सबमिट करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 1 ईयर। और ये जो पीरियड है ये एक्सटेंड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ये जो एक्सटेंशन होगी ये कहाँ कब तक होगी, 6th मंथ तक। तो याद रखना है ट्राइब्यूनल के पास अगर मैटर आता है तो वो 3 साल जो है उसको मिलेंगे जजमेंट देने के लिए। अगर जो है 3 साल में नहीं हो रहा तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 2 ईयर्स। अगर स्टेट फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट जो है उसको ट्राइब्यूनल को बोलेगी कि वो अपना डिसीजन जो है रिकन्सिडर करें। देन उसको जो है 1 साल और दिया जाएगा, नहीं सॉरी 1 साल और दिया जाएगा और उसको जो है फर्दर 6 मंथ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल मीडिया। अब यहाँ पे जो है एक बिल लेकर आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 नोटिफाई किए थे गवर्नमेंट ने। अब इसको लेकर जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोला है कि वो अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट दें कि क्या वो ये जो नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उनको किस हिसाब से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 15 दिन में उनको ये बताना होगा। ये जो है ये रूल्स फर्स्ट टाइम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है ये गवर्नमेंट मॉनिटरिंग के अंडर लेकर आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इनको मॉनिटर कर पाएगी और एमरजेंसी पावर्स देंगे ये मिनिस्ट्री को कि वो कोई भी ऐसा जो है कंटेंट अगर वो अगेंस्ट द लॉ है तो उसको ब्लॉक कर सकती है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये 3 टियर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा, जो कंप्लेंट्स जो है उसको रिजॉल्व करेगा। क्लियर। Then ministry clarified that there is a no requirement for pre-registration of digital media publishers with it। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि जो मीडिया हाउसेज हैं
न्यूज़ मीडिया हाउसेज हैं उनको जो है अब यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे उनको क्या प्रोवाइड करना होगा, जो यूआरएल है, मतलब उनका जो वेब एड्रेस है, देन जो उनका ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर्स हैं, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ ये प्रोवाइड करनी होगी। अब जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है उन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल टेलीविज़न न्यूज़ मीडिया है और इनकी जो एक्सटेंडेड प्रेजेंस है या उनके जो फर्दर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इन रूल्स के बाहर रखे। क्लियर। अब क्यों बाहर रखने को बोला है, इनका मानना है कि ये जो ऐसे ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेज हैं वो ऑलरेडी बहुत सारी लॉज के अंडर आते हैं, मतलब बहुत सारी ऑलरेडी ऐसी लॉज हैं जो उनको रेगुलेट करती हैं, तो उनको इन रूल्स की जो है इन रूल से बाहर किया जाए। और इन्होंने जो है आईटी एक्ट 2000 ये जो है आईटी एक्ट 2000 एंड आईटी रूल्स 2021 को भी साइट किया है कि ये जो एक्ट हैं उनमें ऐसी प्रोविजंस हैं, मतलब ये जो एक्ट है यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जो मिनिस्ट्री है या जो बॉडी यहाँ पे इस्टेब्लिश की जाएगी वो ब्लॉक कर सकती है कंटेंट को। क्लियर। तो इन्होंने जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है उन्होंने इस जो है पर्टिकुलर पॉइंट को क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो है जो ब्लॉक करने वाला जो यहाँ पे प्रोविज़न है ये क्लियरली अगेंस्ट है राइट टू प्राइवेसी के, सॉरी नॉट राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के। क्लियर। Then, since the news channel broadcaster and their extended digital arms strictly adhere to the statutes and regulations, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत सारी लॉज के अंडर हैं और बहुत सारी रेगुलेशंस ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये जो न्यू रूल्स हैं ये सिर्फ हरासमेंट के लिए हैं। क्लियर। और ये जो है उनकी फंडामेंटल राइट्स जो है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो जो है इस राइट के अगेंस्ट हैं। एंड इससे क्या होगा कि जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो फेयर मैनर में रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स की मीटिंग जो है अभी होगी। तो आपको पता है कि इंडिया और चाइना में टेंशन्स रहती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंडर। क्लियर। जो बॉर्डर लाइन है इंडिया और चाइना के बीच में, तो यहाँ पे जो है मीटिंग होने जा रही है ब्रिक्स की। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, आपको पता है, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका जो है 3 मेंबर हैं, उसके अलावा चाइना एंड इंडिया 2 और मेंबर हैं, तो 5 मेंबर हैं टोटल ब्रिक्स में। देन यहाँ पे क्या होगा, इस मीटिंग में एक एजेंडा जो है यहाँ पे रखा जाएगा कि जो साउथ अफ्रीका ने प्रपोजल दिया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि जो पेटेंट है कोविड से रिलेटेड जो भी वैक्सीन्स हैं कि उनके ऊपर से पेटेंट हटाया जाए ताकि ये जो वैक्सीन्स हैं ये बाकी कंट्रीज़ भी अफोर्ड कर सकें। जैसे मान लो इंडिया का एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में एक तो सीरम इंस्टीट्यूट एंड दूसरा जो है भारत बायोटेक, ये 2 ही कंपनीज जो है मैन्युफैक्चर कर रही हैं वैक्सीन। बट अगर पेटेंट लॉस हट जाएंगी तो ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की जो राइट्स हैं ये दूसरी कंपनीज़ के पास भी, कंपनी को भी मिल सकती हैं। इससे क्या होगा कि वैक्सीन जो है वो मास लेवल पे डेवलप हो सकेगी, मैन्युफैक्चर हो सकेगी और ईजिली अफोर्डेबल होगी। तो ये जो है एजेंडा यहाँ पे रखा जाएगा। और ये जो प्रपोजल है इसको ऑलरेडी 60 कंट्रीज़ ने जो है बैक किया है और यूएस ने भी रिसेंटली बोला है और कि ये जो है यूएस इस डिसीज़न को सपोर्ट करेगा। देन ब्रिक्स मिनिस्टर जो हैं ये एक्सचेंज करेंगे अपने व्यूज़ यहाँ पे रखेंगे, जो उनके टॉपिकल इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल एजेंडा के, जो रीजनल कन्फ्लिक्ट हैं इनके, और स्ट्रेंथन करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को, और असिस्ट करेंगे कि जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, न्यू थ्रेट्स आ रहे हैं जैसे कि कोविड-19 है, वहाँ पे जो है अपने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें ताकि ऐसे जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ईजिली रिजॉल्व किया जा सके। क्लियर। और यहाँ पे जो है ब्रिक्स जो है एक एजेंडा सेट करेंगे आगे जो सबमिट होने वाली है ब्रिक्स समिट, तो उसके लिए एजेंडा सेट किया जाएगा जिसको होस्ट करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट जाई जिनपिंग, और इसके साथ ही रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो एंड साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं सिरिल रैमफोसा। ये सारे ही इस मीटिंग का इस समिट का पार्ट होंगे। देन इंडिया ने जो है अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी हैं इस मीटिंग से पहले, जिसका मोटो है कॉपरेशन फॉर कॉन्टीन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अब ये आपने याद रखना है
ये आपको जो है प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये जो है ये मोटो इंडिया का किस मीटिंग के दौरान रहा? ब्रिक्स मीटिंग के दौरान। देन यहाँ पे जो है इंडिया जो है रिफॉर्म की बात करेगा कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएन है, वर्ल्ड बैंक है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कि इनको जो है यहाँ पे जो है इनको रिफॉर्म किया जाए। इसके अलावा जो टेररिज्म है उसको काउंटर किया जाए। देन कॉपरेशन जो है होना चाहिए हेल्थ में, ताकि कॉपरेशन होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं इन केस ऑफ हेल्थ कंसर्न्स। क्लियर? ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिक्स जो है स्टैंड्स फॉर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो मेन एम है ये क्या है? टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। इट ऑल्सो एम्स एट कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इस्टेब्लिशिंग अ मोर इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड। कि वर्ल्ड जो है वो इक्विटेबल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन जितनी कम हो उतना अच्छा है, मतलब इनक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, और एक फेयर वर्ल्ड होना चाहिए। देन फर्स्ट जो ब्रिक समिट है ये हुई थी ये कैटरिनबर्ग में, जो कहाँ पे है? रशिया में, जहाँ पे जो इलेक्टेड लीडर्स थे कंट्रीज़ के, उन्होंने अपनी मेंबरशिप डिक्लेयर की थी ब्रिक के लिए। पहले ब्रिक्स होता था, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ है 2010 में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये है यूएस चाइना से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका इंटरनेशनल रिलेशन से। अब यहाँ पे जो है यूएस ऑफिशियल हैं मिस्टर कैम्बेल, इन्होंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया है यूएस चाइना का जो रिलेशन चल रहा है। इन्होंने बताया कि यूएस की जो पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू चाइना, वो अगर हम ट्रम्प एरा से देखें कि जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे और अभी जो है जो बाइडन जो है यूएस प्रेसिडेंट हैं, तो उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोच से चल रहे हैं। क्लियर? मतलब यहाँ पे उनका बाई पार्टीसन वो है कि किसी भी तरह का जो वहाँ पे यूएस की पार्टीज़ हैं, चाहे वो रिपब्लिकन है चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं, चाइनीज़ के लिए उनकी सेम ही पॉलिसी है। और इन्होंने क्यों बताया कि ऐसी पॉलिसी क्यों ले रहे हैं, मतलब ऐसी पॉलिसी क्यों है, क्योंकि जो चाइनीज़ पॉलिसीज़ हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है जाई जिनपिंग के अंडर, वो रिस्पॉन्सिबल है मेनली। क्लियर? उन्होंने बताया कि चाइना का जो डिस्प्यूट रहता है इंडिया के साथ, या फिर उसकी जो है डिस्प्यूट रहता है, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, इससे क्या हो रहा है कि चाइना जो है वो अपना एक एजर्टिवनेस, कहते हैं ना, एक फोर्सफुल जो है अपने डिसीजंस वो मनवाना चाहता है बाकी कंट्री से, तो एक एजर्टिवनेस शो कर रहा है। और यहाँ पे जो है चाइना को नाम दिया है कि उसकी जो डिप्लोमेसी है वो क्या है? वुल्फ वॉरियर है, कि वही कि एजर्टिव रोल जो है प्ले कर रहा है चाइना। और उन्होंने एक और चीज़ हाईलाइट की तो कि यूएस जो है उसका मानना है कि अगर चाइना एजर्टिव वेव से बिहेव कर रहा है तो उसका एक ही तरीका है कि जो चाइना की जो राइवलरीज़ हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाएं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है जो, या इंडिया है, वो यूएस अलाइज है, तो ऐसी अलाइज के साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाएं ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। देन चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जाओ लीजियन, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है यूएस के इन कमेंट्स को, और यहाँ पे हाईलाइट किया है कि यूएस और चाइना का जो रिलेशन है वो सिर्फ कन्फ्रंटेशन का नहीं होना चाहिए। दो वहाँ पे क्या है कि जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बट ऐसा जो कंपटीशन है ये इस हिसाब से होना चाहिए कि दोनों ही कंट्रीज़ की कॉमन प्रोग्रेस हो। आपको पता है कि जब कंपटीशन होता है तो मान लो दो एंटिटीज़ हैं, दोनों के बीच में कंपटीशन है, तो दोनों ही बेस्ट परफॉर्म करने का ट्राई करती हैं। तो चाइनीज़ जो है मिनिस्ट्री इनका मानना है कि अगर हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो दोनों ही कंट्रीज़ के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। देन चाइना ने रिजेक्ट की है कि यूएस जो मूव है कि एक्सक्लूड कर दो चाइना को हर प्लेटफॉर्म से, वो इन द नेम ऑफ कंपटीशन उसको क्रिटिसाइज़ किया है। देन पीपल लिबरेशन आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं या चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बोला है कि यूएस की जो है इंडो पैसिफिक मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो है एक तरह का न्यू कोल्ड वॉर क्रिएट कर देगी। उनका मानना है कि जो चाइना है, जो यूएस है, वो चाइना और यूएस जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन की ट्राई कर रहा है, और इससे क्या होगा, एक न्यू कोल्ड वॉर
जो है वो इमर्ज हो सकता है। क्लियर। इससे पहले जो है चाइना ने क्रिटिसाइज़ किया था कि जो क्वाड ग्रुपिंग है, क्वाड के जो है मेनली 4 मेंबर्स हैं, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड जो ग्रुपिंग है उसको भी चाइना ने क्रिटिसाइज़ किया है। क्लियर। देन नेक्स्ट जो है ये इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रांस जर्मनी फॉर ग्लोबल टैक्स रेट्स। यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी जो है उन्होंने पुश किया है कि एक मिनिमम जो है कॉरपोरेट रेट होना चाहिए मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए। अब ये जो है प्रपोजल ये इंट्रोड्यूस किया था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। देन आइडिया क्या, अब लो टैक्स रेट क्यों होना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि जहाँ पे हाई हाई कॉरपोरेट टैक्स होगा, कॉरपोरेट टैक्स का मतलब होता है कि जो कंपनीज हैं उनके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती हैं, जैसे इंडिविजुअल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है, ऐसे ही कॉरपोरेट जो है कंपनीज के ऊपर कॉरपोरेट टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। अब इनका मानना है कि अगर हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ऊपर हायर टैक्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि कंपनीज जो हैं वो अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वो किसी ऐसी जगह पे अपने आप को सेटअप कर लेंगी जहाँ पे टैक्स है वो कम हो। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स से कि एक्स कंपनी है, उसने, ये एक एग्जांपल है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मान लो एक एक्स कंपनी है, उसने इंडिया में अपना जो है बिजनेस इस्टेब्लिश करना था, बट इंडिया में कॉरपोरेट टैक्स जो है वो हाई है। अब वो क्या कर रही है कंपनी, उसने क्या किया, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको किसी ऐसी कंट्री में ट्रांसफ़र कर दिया कि जहाँ पे टैक्स रेट जो है बहुत कम है। लेट अस से कि बांग्लादेश में जो है कम है, तो बांग्लादेश में अपने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिए। इससे क्या हुआ कि उनको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इंडिया का तो नुकसान है, इंडिया को जो टैक्स मिलना था वो पूरा ही गया। ठीक है, मान लो इंडिया ने पहले 20% टैक्स लगाया था, अब 20% भी नहीं मिल रहा, मतलब जीरो टैक्स मिलेगा इंडिया को। और बेनिफिट किसका हो गया, जहाँ पे लो टैक्स है, मतलब कंपनी को भी बेनिफिट हो गया और बांग्लादेश जैसी कंट्री को भी होगा। अब यूएस का क्या मानना है कि अगर ये टैक्स रेट कम होगा, लेट अस से कि 10% होगा, तो कंपनीज जो है वो भी इजीली पे कर सकेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने जो है बोला है कि 15% जो है मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए, ताकि कॉरपोरेट्स जो हैं वो अपना जो प्रॉफिट है वो ऐसी जगह ना शिफ्ट करें जहाँ पे कम टैक्स है। तो कॉमन यहाँ पे टैक्स रेट की बात की गई है। ठीक है। अर्लियर यूएस ने सजेस्ट किया था कि 21% जो है टैक्स रेट होना चाहिए। अब ये जो यूएस का टैक्स रेट है ये ऑलमोस्ट क्लोज है जो ओईसीडी ने डिसाइड किया था 12.5%। तो याद रखना ओईसीडी ने सजेस्ट किया था 12.5%, 15% जो है यूएस ने सजेस्ट किया है। देन ओईसीडी जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 37 मेंबर कंट्रीज हैं और इसी का एक प्रोविज़न है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। जैसे मैंने आपको समझाया ना कि प्रॉफिट की बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो है कि प्रॉफिट जो है कंपनी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर रही है जहाँ पे क्या है लो टैक्स रेट्स है। तो आपने याद रखना कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो है ये कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी ने। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है। अब इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया में कॉरपोरेट टैक्स रेट जो है न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का वो 15% है और अगर बाकी जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर 22% है। अब जैसे कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट की बात की जा रही है, तो इससे जो है इंडिया को हो सकता है कि जो है कि इंडिया की कंपिटिटिवनेस कम हो सकती है, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने अपना टैक्स रेट कम रखा हुआ था ताकि एमएनसीज वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें अपने आप को। अब उनकी जो कंपिटिटिवनेस है उनकी कंपनीज़ की वो कम हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो एक इंडियन कंपनी है एक्स कंपनी। क्लियर। अब उसने क्या किया है कि उसने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है फॉर 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 एग्जांपल यूएस में। ठीक है, कंपनी ने, इंडियन कंपनी है, उसने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है यूएस में। अब यूएस में कॉरपोरेट टैक्स रेट कम है। कॉरपोरेट टैक्स रेट क्या है कि लेट्स से ज़्यादा है, तो इंडियन कंपनीज है उनकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि टैक्स रेट कम हो चुका है तो उनको बेनिफिट हो रहा था कि बाकी कंपनीज जो है उनको हमारे इक्वल जो है टैक्स रेट पे करना पड़ रहा था। इसकी वजह से जो न्यूली स्टैब्लिश्ड कंपनीज है या इंडियन कंपनीज है या डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो कंपनीज हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में नुकसान हो सकता है, ये इंडिया का मानना है।
तो आई होप कि आपको लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस वीडियो लेक्चर की जो है PDF मिल जाएगी, और आप वहाँ पे डेली क्विज जो है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।